हम सबसे पहले समझेंगे ये एंटीबॉडी होती क्या है। हमारी बॉडी में कभी भी जब इन्फेक्शन होता है तो बाहर से एक एंटीजन आता है जो कि हमारे बॉडी में पहुंच के बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है। ये एंटीबॉडी उस एंटीबॉडी एंटीजन से लड़ता है, उसको न्यूट्रलाइज करके उसको फिनिश कर देता है। यानी अगर किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो तो उसके बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडी होती है। जैसे चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स अगर एक बार हो जाए तो जीवन भर उसके अंदर एंटीबॉडी हमारी बॉडी बन जाती है। कभी कभी टेम्परेरी एंटीबॉडी भी बन सकती है। जो हम वैक्सीनेशन देते हैं वो भी क्या कर देता है, एक लो लेवल का इन्फेक्शन हम डालते हैं और वो बाद में बॉडी उसके अगेंस्ट में रोबस्ट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बना के आगे कभी कोई इन्फेक्शन आता है तो वो एंटीबॉडी इन्फेक्शन से लड़ती है। अब हम बात करते हैं कि एंटीबॉडी टेस्टिंग क्या है, जो कि कोरोना में हम लोग देख रहे हैं। कोरोना में सबसे इंपॉर्टेंट तो डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस तो आरटी-पीसीआर जो एंटीजन टेस्ट है उसके थ्रू हम करते हैं। उसमें हम स्वाब ले सकते हैं नाक के अंदर का या मुंह के एरिया का या अंदर के ब्रोंकोस्कोपी से। दूसरी इसमें टेस्टिंग होती है एंटीबॉडी टेस्टिंग। एंटीबॉडी टेस्टिंग को हम रैपिड टेस्टिंग करते हैं क्योंकि इसमें रिजल्ट 2 से 4 घंटे में मिल जाता है। ये एंटीबॉडी टेस्टिंग से हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, मतलब कि एक कम्युनिटी में कितने लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है वो इस एंटीबॉडी से पता चलेगा। क्योंकि हमको पता है 80% लोग ऐसे हैं जिनमें बड़ा माइल्ड सा सिम्टम्स है जो कि साइलेंट कोरोना जैसे हैं, जो कि मिस हो जाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा बर्डन क्या है डिजीज का, वो पता चलेगा एंटीबॉडी से। यानी एंटीबॉडी टेस्टिंग जरूरत है हमारी सर्विलेंस करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे कम्युनिटी में अगर 60 से 65% लोगों को अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो हमारी कम्युनिटी इसके अगेंस्ट में हर्ड इम्यूनिटी बना देता है और आगे चल के रेजिस्टेंस को रोक सकता है। ये कैसे पता चलेगा, ये एंटीबॉडी टेस्टिंग से पता चलेगा। और हमें कितने बेड्स जरूरत आगे पड़ सकता है, कंटेनमेंट कैसे करना है, कहाँ पे ज्यादा इन्फेक्शन हुआ था, ये सब हम एंटीबॉडी टेस्टिंग से पता लगा सकते हैं। पर एंटीबॉडी टेस्टिंग कुछ प्रॉब्लम्स भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, ये 7 दिन के बाद ही पॉजिटिव आता है। अगर आप पहले टेस्ट करेंगे तो ये नहीं आएगा। या जिनके अंदर इम्यूनिटी कम हो, जो डायबिटीज किडनी के पेशेंट्स हो, उनमें भी ये एंटीबॉडी अच्छे तरीके से इसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता। हमें ये नहीं समझना चाहिए किसी की एंटीबॉडी पॉजिटिव है इसका मतलब हो गया कि इसको वो पूरा इम्यून है, क्योंकि कोविड एक नया इन्फेक्शन है। अभी इसका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कितने दिन चलने वाला है, क्या ये लाइफ लॉन्ग होगा, क्या ये 5 मिनट होगा, क्या ये 10 मिनट होगा, ये कह पाना इसका अभी बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए अभी एंटीबॉडी को हमें क्लिनिकल सिनेरियो में ही जज करना चाहिए। प्लाज्मा थेरेपी एक तरीके की प्लाज्मा फेरेसिस टेक्निक से हम किसी जो पेशेंट जो जिसको कोविड हुआ है उसमें से उसके एंटीबॉडी को निकालते हैं और उस एंटीबॉडी को जो पेशेंट जिसको बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो रखा है उसके बॉडी में वो एंटीबॉडी डाल देते हैं। यानी आपको पता है कोई एंटीबॉडी बनने में कम से कम उसका पूरा असर आने में 24 से 28 दिन लग सकते हैं, मगर हमें तो उसी समय जरूरत है। तो प्लाज्मा थेरेपी से हम जो जिस पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ जिसमें ये इम्यूनिटी हो चुकी है उसकी एंटीबॉडी निकाल के हम दूसरे पेशेंट के जो पेशेंट सिक है अभी उसमें डाल देते हैं और वो एंटीबॉडी उसके जो एंटीजन है जो कोविड वायरस है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ये थेरेपी अभी इन्वेस्टिगेशनल है, 7-8 पेशेंट्स के अच्छे रिजल्ट्स हैं, मगर अभी किसी भी थेरेपी को प्रॉपर थेरेपी बनाने के लिए हमें बहुत से लोगों की जरूरत है, बहुत से ट्रायल्स की जरूरत है। कुछ लोगों पे करने पे हम इसको अभी हम नहीं कर सकते। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये केवल एडजंक्ट है, मतलब ये जो हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसका एक पार्ट है। ये कभी भी प्लाज्मा थेरेपी कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। मतलब हमें जो पेशेंट का वेंटिलेटरी केयर है, जो इम्यूनिटी के लिए हम दे रहे हैं, जो हम विटामिन सी, विटामिन डी या जो एंटीवायरल जैसे आजकल चल रहा है वो दे रहे हैं, उसके ऊपर ये थोड़ा सा असर कर सकता है। ये कभी भी उसका पार्ट नहीं ले सकता है। देखिए, इस वायरस का सबसे इम्पोर्टेंट हमको समझना पड़ेगा कि इसमें 80% लोगों को सिम्टम्स हमको बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। 30 से 40 पेशेंट ऐसे जिनको सिम्टम ही नहीं हुए, जिनको हमें पता ही नहीं चला कि इसको कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस नहीं था, क्योंकि हम सब इंडिया जैसी कंट्री जो 1 करोड़ 130 करोड़ लोगों में हम सबका टेस्ट नहीं कर सकते, यानी हम कहीं भी इसमें मिस भी कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत से लोगों को सिम्टम्स ही ना, और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने सिम्टम्स भी बदल रहा है। मतलब जैसे पहले लोगों को अपर रेस्पिरेटरी के सिम्टम्स होते थे, मगर अब क्या हो रहा है इसके अंदर, ये पेशेंट डायरिया की तरह लोगों इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को लूज मोशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है। अभी परसों ही नई स्टडी आई है, इसके अंदर देखा गया है कि ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट उनके अंदर स्ट्रोक कर देता है। मतलब हमको पता भी नहीं चलेगा, वो पेशेंट को स्ट्रोक हो जाएगा एंड पेशेंट कैन डाई। अभी एक यंग 2 डॉक्टर्स की भी डेथ हुई, उनमें भी मेन रीजन इसका स्ट्रोक पाया गया, क्योंकि एक तरीके से जो कोएगुलेशन की सिस्टम है उसको भी अफेक्ट कर रहा है। यानी जो प्लाज्मा पहले अपर रेस्पिरेटरी या लोअर रेस्पिरेटरी या जो लंग का इन्फेक्शन था, अब वो पेट का इन्फेक्शन, दिमाग के मैनिफेस्टेशन, और ये मैनिफेस्टेशन सबसे इम्पोर्टेंट है अलग अलग भी हो सकती है।
हो सकता है किसी को चेस्ट की मैनिफेस्टेशन हो, दिमाग की मैनिफेस्टेशन हो, या किसी को चेस्ट हो और एब्डोमेन दोनों हो सकता है। जो इसका जो रूप बदल रहा है, इससे और भी लोगों को परेशानी हो सकती है, बिकॉज अब हम लोग को इसके लिए बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचना पड़ेगा, उसके मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा।